हेलो दोस्तों, श्री राम क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रवि राजपूत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत के एक टॉपिक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में जानकारी करेंगे कि किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व है वो हमारे यहाँ के नेताओं ने किया। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले और इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि भारतीय इतिहास जो इतिहासकारों के द्वारा 3 काल में बांटा गया है, जिसमें पहले भाग को प्राचीन काल के नाम से जाना जाता है और दूसरा भाग है उसको मध्यकाल के नाम से जाना जाता है और तीसरा भाग है उसको आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। अगर हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इस बात के ऊपर फोकस करते हैं, इस बात को देखते हैं कि कौन सा भाग ऐसा है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से उपयोगी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आरपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड का एग्ज़ाम हो, जिसमें जीके के रूप में इतिहास को शामिल किया जाता है, तो उसमें प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से जो क्वेश्चंस पूछने की जो संख्या है अब काफ़ी कम है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर आते हैं वो आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं और आधुनिक भारत के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है वो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन माना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज साथियों, हम इस वीडियो के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत है वो करेंगे कि किस प्रकार हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का जो है वो आरंभ हुआ। तो शुरुआत में हम ये देखेंगे कि जो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसे इतिहासकारों ने 3 काल में कह सकते हैं 3 चरण के अंदर इस राष्ट्रीय आंदोलन को इतिहासकारों के द्वारा बांटा गया है, जिसमें पहले चरण को उदारवादी काल के नाम से जाना जाता है। यानी कि पहले चरण है इसको उदारवादी काल के नाम से जानते हैं और इस चरण का जो कार्यकाल है वो 1885 से 1905 तक का जो टाइम पीरियड है, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो चरण का काल है ये 20 साल है। इसे उदारवादी काल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन को इतिहासकारों ने जो डिवाइडेड किया है, जिसको विभाजित किया है, वो 1885 से 1947 तक की जो अवधि है उस अवधि को इतिहासकारों ने 3 काल में बांटा है, जिसमें पहली अवधि 1885 से 1905 है जो उदारवादी काल के नाम से जानी जाती है। इस काल को उदारवादी काल क्यों कहा जाता है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो आरंभ इतिहासकारों ने माना है वो 1885 से माना है, क्योंकि इस समय भारत में सबसे बड़ी जो अखिल भारतीय संस्था कहते हैं कांग्रेस की स्थापना हुई। तो कांग्रेस की स्थापना से ही राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ है वो इतिहासकारों के द्वारा माना गया है, क्योंकि कांग्रेस से पहले ऐसी कोई संस्था नहीं थी जिसको अखिल भारतीय स्तर की मान्यता प्राप्त हो, दर्जा प्राप्त हो। इससे पहले कई संस्थाएं थी जिसमें हम चर्चा करते हैं, इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं, मद्रास एसोसिएशन की बात करते हैं, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करते हैं, पूना सार्वजनिक सभा की बात करते हैं। तो कई ऐसी संस्थाएं थी, लेकिन वो जितनी भी संस्थाएं थी वो सारी की सारी क्षेत्रीय स्तर तक सीमित संस्थाएं थी। कांग्रेस ऐसी पहली संस्था थी जो अखिल भारतीय स्तर की संस्था थी। इसीलिए कांग्रेस की स्थापना से ही राष्ट्रीय आंदोलन का जो आरंभ है वो इतिहासकारों के द्वारा माना गया है। उदारवादी काल इसको इसलिए कहते हैं कि इस 20 साल के टाइम पीरियड के अंदर कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो ऐसे कह सकते हैं कि लोगों के हाथ में था जो स्वभाव से शांत थे और काफ़ी विचारों के अंदर उदार थे, और इन लोगों की ब्रिटिश शासन के अंदर कह सकते हो, ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में कह सकते हो कि गहरी आस्था थी। ये भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे संवैधानिक तरीकों के द्वारा, संवैधानिक तरीकों के माध्यम से ये भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। उदारवादी काल के जो प्रमुख नेता हैं उनमें आप दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी इनको रख सकते हैं, महादेव गोविंद रानडे को रख सकते हैं। तो ये उदारवादी काल के नेता थे जिन्होंने 20 साल तक जो है वो कांग्रेस का नेतृत्व किया, और इन उदारवादी नेताओं को ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पे पूरा विश्वास था और ये
ये संवैधानिक तरीकों के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि संवैधानिक तरीकों से हमारा क्या मतलब है। संवैधानिक तरीकों का मतलब ये है कि ये लिखित रूप में ब्रिटिश सरकार के सामने किसी प्रस्ताव को पेश करके कह सकते हो कि उन्हें दोबारा स्मरण करवाकर, या कह सकते हो प्रेस के माध्यम से उन्हें बताकर अपनी बातों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखते थे। और इनका विश्वास था कि हम ब्रिटिश सरकार के सामने जब अपनी बातों को रिप्रेजेंट करेंगे तो ब्रिटिश सरकार हमारी समस्याओं के ऊपर ध्यान अवश्य देगी। तो इस तरह से 20 साल तक जो है उदारवादी काल चला और उदारवादी काल के नेताओं ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। उसके बाद जो राष्ट्रीयवाद आंदोलन का जो दूसरा चरण जाना जाता है उसको उग्रवादी काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उदारवादी काल को उदारवादी काल के अलावा एक और नाम भी माना जाता है, जिसको कह सकते हैं कि जो नरमपंथी काल कहते हैं, और उग्रवादी काल के लिए कहते हैं गर्मपंथी काल। तो उग्रवादी काल की जो अवधि मानी जाती है वो मानी जाती है 1905 से 1919 तक का जो काल है उसको उग्रवादी काल के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये अवधि 1905 से आरंभ क्यों मानी जाती है। देखो, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 का जो वर्ष है वो काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि 1905 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जिसको कहते हैं बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत का जो सबसे बड़ा और सबसे धनी प्रांत था वो था बंगाल। इसीलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल पर अधिकार किया, यानी कि 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के ऊपर अधिकार किया। और प्लासी युद्ध में विजय के बाद ही भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना मानी जाती है। और उस समय 1905 के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन की पूरी गतिविधियों का जो केंद्र था वो बंगाल था। तो ब्रिटिश सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि बंगाल के माध्यम से पूरे देश के अंदर जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन तेजी से फैल रहा है। अगर बंगाल को विभाजित कर दिया जाएगा तो राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। तो उस उद्देश्य की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया। तो बंगाल के विभाजन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में जो कांग्रेस के लोग थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े हुए युवा थे, उनकी सोच के अंदर पूरी तरह से परिवर्तन हुआ। यानी कि अभी जो उदारवादी काल के जो नेता थे तो उसमें हम कह सकते हैं कि मध्यम वर्ग के लोग शामिल थे। जैसे आप कह सकते हो डॉक्टर को कह सकते हो, पत्रकार को कह सकते हो, साहित्यकार को कह सकते हो। बुद्धिजीवी वर्ग का प्रभुत्व उदारवादी काल के नेताओं के अंतर्गत आता था। जो एज में थे, युवा बहुत कम थे शुरुआत में, और बाद में जब 20 साल निकले तो 20 साल के बाद उग्रवादी काल के अंदर युवा लोग हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़े। अब युवा लोग जब कांग्रेस के साथ जुड़े तो उनकी सोच में काफ़ी परिवर्तन था। परिवर्तन क्या था? परिवर्तन ये विचारधारा चेंज क्यों हुई? विचारधारा इसलिए चेंज हुई क्योंकि इस समय कुछ विश्व मानचित्र के ऊपर भी कई ऐसी घटनाएं घटी थी जिसके कारण जो है उदारवादी लोगों की सोच से एक नई सोच उत्पन्न हुई, उग्रवादी सोच उत्पन्न हुई। जैसे आपको कह सकते हो कि जो जापान है, जापान के द्वारा रूस को पराजित किया गया। एक छोटा सा देश अबसीनिया था, उसने जर्मनी को पराजित कर दिया। इसके अलावा मिस्र में, फारस में, इस टर्की के अंदर कई स्वतंत्रता आंदोलन चले जिससे भारत के युवाओं को प्रेरणा मिली। उस प्रेरणा के परिणाम स्वरूप भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सोच चेंज हुई युवाओं की, और दृष्टिकोण चेंज हुआ। दृष्टिकोण कैसे चेंज हुआ कि उदारवादी काल के जो नेता थे वो संवैधानिक तरीकों के माध्यम से स्वतंत्र कराना चाहते थे, जबकि उग्रवादी काल के जो युवा जो इस काल के अंदर कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे उनकी ये सोच बन गई कि संवैधानिक माध्यमों के माध्यम से जो है वो भारत को स्वतंत्र नहीं कराया जा सकता। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्र करने पे मजबूर हो जाए। तो जब इन्होंने पूरी तरह से भारत का कह सकते हो कि ब्रिटिश सरकार के कार्यों का पूरी तरह से जब अध्ययन किया तो इनके सामने एक बात नजर आई। वो क्या नजर आई कि भारत में अंग्रेजों के आने का जो उद्देश्य था वो व्यापार करना था। व्यापार करने के उद्देश्य से जो अंग्रेज है वो भारत में आए थे। तो भारत पर कह सकते हो कि अंग्रेज पूरी तरह से व्यापार पर पूरी तरह से डिपेंड थे। तो इन्होंने ये सोचा कि अगर उनके व्यापार को खत्म कर दिया जाएगा तो ब्रिटिश सरकार अपने आप में पतन के कगार पे पहुंच जाएगी और वो भारत को स्वतंत्र कर देगी। तो इस हिसाब से उग्रवादी काल के जिस तरह उदारवादी नेताओं ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए संवैधानिक साधनों का सहारा लिया, उसी तरह उग्रवादी काल के जो नेता हैं उन्होंने इस भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जिसका सहारा लिया, स्वदेशी और बहिष्कार, इन दो साधनों का उन्होंने पूरी तरह से सहारा लिया।
सहारा में कह सकते हो कि स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग करो। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे तो भारत का जो व्यापार है वो उन्नत होगा। जो कुटीर उद्योग ब्रिटिश सरकार के आने के बाद पतन के कगार पे पहुंच गया है, तो उस वो जो व्यापार है वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा, तो भारत के लोगों के रोजगार के साधन बढ़ेंगे। बहिष्कार के दो तरीके थे। पहला, विदेशी शासन का बहिष्कार करना जो हमारे ऊपर चल रहा है, और दूसरा उन सभी वस्तुओं का बहिष्कार करना जो विदेशों से भारत में आती है। तो विदेशों से जो भारत में वस्तुएं आती है उनका जब बहिष्कार किया जाएगा तो ब्रिटिश व्यापार खत्म हो जाएगा। तो स्वदेशी और बहिष्कार ये दो मेजर, एक कह सकते हो कि राष्ट्रीय आंदोलन का साधन बने 1905 के बाद। अब बात आती है कि उदारवादी नेताओं में हमने ये देखा था कि उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, इनका नाम जाना जाता है। तो उग्रवादी नेताओं में मुख्य उस काल के कौन से नेता मुख्य रूप से थे? तो उग्रवादी नेताओं में देखो मुख्य रूप से जो नाम आते हैं वो 3 लोगों के नाम आते हैं। नंबर 1 पर लाल, बाल और पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, जिन्होंने पंजाब से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने महाराष्ट्र से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। और पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल, जिन्होंने बंगाल से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इन्हें अपने विचारों के कारण उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रवृत्ति के लोग माने जाते हैं, और ये लाल बाल पाल के नाम से विख्यात हुए। और कह सकते हो कि भारत में पूरी तरह से उग्र राष्ट्रवाद का जो जनक कहते हैं, या कह सकते हो भारत में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के मुख्य कर्णधार कौन थे? तो इसमें बाल गंगाधर तिलक का नाम मुख्य रूप से आता है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है वो मुख्य रूप से भारत के अंदर इस प्रकार की जो है वो मसाल को, उग्रवाद की मसाल को पूरी तरह से इन्होंने जलाया। तो इस तरह से ये जो टाइम पीरियड है वो 1905 से 1919 तक का माना जाता है, यानी कि 20 साल तक उदारवादी काल के नेताओं ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। उसके बाद 1905 से 1919 तक जो है वो उग्रवादी काल के नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। दोनों का लक्ष्य एक था, भारत को स्वतंत्र कराना, बस कार्य करने का तरीका अलग था। ये संवैधानिक तरीकों के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे, और ये स्वदेशी और बहिष्कार की नीतियों के कारण भारत को स्वतंत्र कराना चाहते थे। तो अब ये 2 काल तो हमारे इस तरह होते हैं। अब तीसरा काल आगे जो हमारी जो क्लासेस चलेगी उसमें हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, लेकिन मैं आपको अभी एलिमेंट्री रूप में थोड़ा इसको बता रहा हूँ कि किस तरह काल के आधार पर, किस तरह सोच के आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन को अलग अलग काल में बांटा गया। अब 2 चरण के बाद जो तीसरा चरण हमारे सामने आता है राष्ट्रीय आंदोलन का, कि तीसरा चरण इतिहासकारों ने कौन सा चरण बनाया है? तो तीसरे चरण का साथियों जो नाम है वो है गांधी युग। गांधी युग के नाम से इस तीसरे चरण को जाना जाता है, गांधी युग। और इसकी जो अवधि मानी जाती है वो 1919 से 1947 तक की अवधि मानी जाती है। मैंने आपको पूर्व में बता दिया कि राष्ट्रीय आंदोलन को आधुनिक इतिहासकारों ने 1885 से 1947 के मध्य 3 काल में बांटा है, जिसमें पहला उदारवादी काल 1885 से 1905, दूसरा उग्रवादी काल 1905 से 1919, और तीसरा गांधी युग जो 1919 से 1947 के बीच जो है वो है। अब गांधी युग तो आपको मैं बता सकता हूं कि पहले दोनों काल हैं, दोनों काल में जिन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया उन दोनों की विचारधाराओं में अंतर था। उदारवादी संवैधानिक तरीकों से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, जबकि उग्रवादी थे वो संवैधानिक तरीकों के बजाय स्वदेशी और बहिष्कार के दम पर जो है वो जो संवैधानिक शासन की स्थापना करना चाहते थे। अब इस चरण को गांधी युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस चरण के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन का पूरी तरह से जो कह सकते हो कि नेतृत्व करने वाले थे वो हमारे महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने इस राष्ट्रीय आंदोलन का पूरी तरह से इस चरण के अंदर जो है वो नेतृत्व किया था। वैसे तो गांधी जी का भारत आगमन 1915 में हो चुका था, और गांधी जी ने पहला जो भारत में सत्याग्रह किया था चंपारण बिहार में 1917 में किया था। उसके बाद 1918 में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया, और 1918 में फिर उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर संघर्ष का भी नेतृत्व किया। लेकिन गांधी युग की अवधि को 1919 से 1947 तक इसलिए माना गया है क्योंकि इस चरण के अंदर पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर गांधी जी छाए रहे, इसलिए इसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसको गांधी युग क्यों कहा गया, जबकि इस काल में भी गांधी जी के अलावा भी कई ऐसे नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका कारण ये है कि गांधी जी ने जिस विचारधारा के दम पर भारत को स्वतंत्र कराया उस विचारधारा को इतिहास में
जो है गांधीवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। अब ये गांधीवादी जो विचारधारा है ये दो चीज़ों के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड थी, या दो चीज़ों के आधार पर ये बनी थी। पहले सत्य और दूसरा अहिंसा। सत्य और अहिंसा के दम पर गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन का पूरी तरह से नेतृत्व किया और एक नई अवधारणा का जन्म हुआ जिसको कहते हैं सत्याग्रह। तो सत्याग्रह की इस अवधारणा के द्वारा महात्मा गांधी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन किया। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। तो गांधी जी ने सत्याग्रह के दम पर, अपनी विचारधारा के दम पर लोगों को अपने साथ जोड़ा और जोड़कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित किया और मन और वचन और कर्म से अहिंसा का पालन किया और भारत को स्वतंत्र कराया। तो दोस्तों, इस तरह से भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो इतिहासकारों ने 3 काल में जो बांटा है। अब हम प्रत्येक काल के बारे में अच्छी तरह से जो है वो चर्चा करेंगे कि प्रत्येक काल की क्या विशेषताएं हैं, उसमें किन लोगों ने नेतृत्व किया, उसका क्या परिणाम आया, उनके द्वारा जो कार्य किया गया राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उसका क्या परिणाम निकला, तो उसके संबंध में हम जानेंगे। यहाँ मैं आपसे ये बताना चाहूँगा आपको कि एग्जाम का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें, अगर हम पिछले 2 या 3 साल के पेपर को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमें एक चीज़ सामने आती है कि पहले 2 या 3 साल पहले जब भी एग्जाम का पैटर्न था उसमें फैक्ट के क्वेश्चंस ज़्यादा आते थे, और अब जो वर्तमान में जो पेपर बनाए जा रहे हैं उसमें कंसेप्ट के क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमारे जो तैयारी होनी चाहिए, भारत के इतिहास को लेकर जो तैयारी होनी चाहिए वो कंसेप्ट को लेकर होना चाहिए। पहले जब हम रीड करते थे, जब हम पढ़ते थे, तो हम एक लेवल निर्धारित करते थे कि भाई ये जो प्रश्न है ये कांस्टेबल लेवल में पूछा जा सकता है, ये प्रश्न है रीट लेवल में पूछा जा सकता है, ये प्रश्न RS लेवल में पूछा जाता है। तो वो एक उस समय का मानदंड था, आज से 3 या 4 साल पहले, कि इस लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन पिछले 3-4 साल में जो पेपर बने हैं उसमें इस तरह की जो धारणाएं हैं वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है कि अब ये तुम्हारे लेवल का क्वेश्चंस नहीं है। क्योंकि अगर हम एनालिसिस करते हैं तो लास्ट पेपर जो जितने ही बने हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट के आधार पर बने हैं, और किसी भी एग्जाम को लेकर बने तो कंसेप्ट के आधार पर बने हैं। तो हमारी तैयारी का जो प्रारूप है वो इस तरह से होना चाहिए जो पूरी तरह से कंसेप्ट के ऊपर आधारित होने चाहिए। अगर आप कंसेप्ट को लेकर चलोगे ना तो जो फैक्ट के क्वेश्चन है वो आपके अपने आप है वो सही हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें कंसेप्ट के आधार पर एग्जाम्स की है वो पूरी तरह से तैयारी करनी है। तो ये भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण हुए। अब हम पहले चरण के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि पहला चरण है वो क्या था, इस आंदोलन को किस तरह से आगे बढ़ाया। तो देखो, सबसे पहले का जो टाइम पीरियड है वो है उदारवादी काल। इसको नरमपंथी काल के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व में मैंने आपको बताया इस काल की अवधि मानी जाती है 1885 से 1905, ये इस काल की अवधि मानी जाती है। अब इसको समझिए, देखो अब अगर कंसेप्ट के आधार पे क्वेश्चंस बनता है तो ये सबसे पहला क्वेश्चंस बनता है कि इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। तो दोस्तों, उदारवादी काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है वो घटना है कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना उदारवादी काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। उदारवादी काल का मतलब हो गया 20 साल। इस 20 साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। अब प्रश्न यह बनता है कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या कांग्रेस से पहले भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाली संस्थाएं नहीं थी? ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस एक भारत में अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया एक संगठन था। ये कोई नया संगठन नहीं था, बल्कि एक पुराने संगठन को नए रूप में पेश किया गया था। पुराना संगठन कैसे कह सकते हैं कि एक ब्रिटिश ICS अधिकारी थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम।
A.O. ह्यूम ने एक संस्था स्थापित की 1884 में। इस संस्था को माना जाता है, नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम से एक संस्था को स्थापित किया गया A.O. ह्यूम के द्वारा, और इसी संस्था का पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर। तो यानी कि 28 दिसंबर को जिस संस्था का अधिवेशन बंबई में हुआ था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ संस्था थी, जिसकी स्थापना 1884 में हो चुकी थी। इस पहले अधिवेशन में जो बंबई में हुआ था, इसी अधिवेशन के अंदर दादा भाई नौरोजी के परामर्श पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो कांग्रेस कोई नया संगठन नहीं था, बल्कि एक पुरानी संस्था थी जो A.O. ह्यूम के द्वारा स्थापित की गई थी। उसका नाम चेंज करके उसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दे दिया गया। इसीलिए भारत में कांग्रेस का जो जनक माना जाता है वो A.O. ह्यूम को माना जाता है। A.O. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की कांग्रेस का जनक माना जाता है। अब आपको मैं बताता हूं, ये कांग्रेस जो शब्द है ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, उत्तरी अमेरिका के इतिहास से इसको लिया गया है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है लोगों का समूह। यानी कि कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ है लोगों का समूह, और इसे उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया है। और इसका जो जनक माना जाता है वो A.O. ह्यूम को माना जाता है। और अब बात आती है कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, क्या आवश्यकता पड़ी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो पहला संघर्ष हुआ था वो हुआ था 1857 के अंदर। 1857 में भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ पहला बड़ा संघर्ष हुआ था। हालांकि इस संघर्ष के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। किसी ने इसको सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है, तो किसी ने इसने सभ्य और बर्बर जाति के मध्य संघर्ष की संज्ञा दी है, किसी ने इसे जनता का विद्रोह कहा है, तो किसी ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है। लेकिन वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में 1857 की क्रांति को भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा जाने वाला पहला संघर्ष कहा है। तो भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो सबसे पहले बड़ा संघर्ष हुआ था वो हुआ था 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में 1858 के अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के द्वारा सीधा अपने द्वारा चलाया जाने लगा। तो आपको मैं बताता हूं कि 1857 से लेकर 1885 तक कई ऐसी संस्थाएं थी जो भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में कार्य कर रही थी, जिसमें आप कह सकते हो बंग हित सभा का नाम कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा बंगाल जमींदार सभा का नाम कर सकते हो, इंडियन एसोसिएशन का नाम आता है, पूना सार्वजनिक सभा का नाम आता है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का नाम आता है। लेकिन ये सारी की सारी जो संस्थाएं थी वो क्षेत्रीय स्तर तक सीमित थी। इनमें ऐसी कोई भी संस्था नहीं थी जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती हो या पूरे भारत के ऊपर जिसकी शाखाएं खुली हुई हो। तो ये सभी क्षेत्रीय स्तर तक सीमित थी। अब क्या होता है कि जिस प्रकार का माहौल 1857 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बनने लगा था, वैसा का वैसा माहौल 1885 में भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बनने लग गया था। यानी कि भारतीय जनता में वापस ब्रिटिश सरकार के प्रति जो असंतोष है वो बढ़ता जा रहा था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1885 में जो भारत के गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन थे भारत के गवर्नर, और उस समय आप कह सकते हो कि जो भारत के सचिव थे, तो सचिव जो थे वो थे लॉर्ड आर जो हैं चर्चिल। लॉर्ड आर चर्चिल जो है वो भारत के उस समय सचिव थे। इसके अलावा
आपको मैं बताता हूं कि जो लॉर्ड डफरिन है उन्होंने A.O. ह्यूम को अपने पास बुलाया और ये बताया कि एक ऐसी संस्था की स्थापना करो जिसमें भारतीय जनता की भागीदारी हो। वो इसलिए कि जो भारतीय जनता का हमारे प्रति असंतोष बढ़ रहा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब एक ऐसी संस्था बनेगी जिसमें भारतीय जनता की भागीदारी होगी तो भारतीय जनता का हमारे प्रति असंतोष खत्म हो जाएगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी शासन के द्वारा कांग्रेस की स्थापना अपनी सुरक्षा के लिए की गई थी ताकि भारतीय जनता का जो असंतोष बढ़ रहा है वो समाप्त हो जाए। यानी कि अपने फायदे के लिए उन्होंने इसको स्थापित किया गया था, न कि उनका ऐसा उद्देश्य था कि एक ऐसी संस्था की स्थापना करो जिससे भारतीय जनता को फायदा पहुंचे। वो अपने ऊपर आने वाली परेशानी को खत्म करना चाहते थे कि वापस 1857 जैसी क्रांति दोबारा 1885 में न हो जाए। तो लॉर्ड डफरिन ने A.O. ह्यूम से एक ऐसी संस्था की स्थापना कराई और A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। तो इस तरह भारत में कांग्रेस की जो स्थापना है वो अंग्रेजी शासन के द्वारा अपने फायदे के लिए की गई थी, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए की गई थी। इसलिए कहते हैं कांग्रेस एक सुरक्षा कवच बना अंग्रेजी सरकार के लिए। तो अंग्रेजी सरकार ने सुरक्षा कवच के रूप में इसकी स्थापना की। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसका जस्ट उल्टा हुआ। उल्टा कैसे हुआ कि उल्टा ऐसे हुआ कि कांग्रेस को स्थापित किया सुरक्षा कवच के रूप में अंग्रेजों ने, ताकि भारतीय जनता का जो असंतोष हमारे प्रति बढ़ रहा है उसको खत्म किया जा सके। और उल्टा ये हुआ कि जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे उनको एक ऐसी संस्था मिल गई जिसके माध्यम से वो अपनी बात ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते थे। समझे आप? राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के सामने कांग्रेस से पहले ऐसी कोई संस्था ही नहीं थी जिसके माध्यम से वो अपनी बात को ब्रिटिश सरकार के सामने रख सके। तो कांग्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को एक अखिल भारतीय स्तर की संस्था मिली और जिसके माध्यम से वो अपनी बात को ब्रिटिश सरकार के सामने रख सके। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो 1885 से पहले बहुत धीरे धीरे चल रहा था, अब वो तेजी से चलने लगा। यानी कि कह सकते हो कि ब्रिटिश सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए उसको बनाया, लेकिन भारतीयों के लिए वो अपने आप हितकारी हो गया, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई कांग्रेस से पहले ऐसी कोई संस्था नहीं थी जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने वाली हो। कांग्रेस पहली संस्था थी जो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करती थी, इसलिए इसके माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ आपके क्वेश्चन बनता है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना का क्या मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा। ये कह सकते हो कि ये महत्वपूर्ण घटना क्यों है कांग्रेस की स्थापना। तो कांग्रेस की स्थापना राष्ट्रीय आंदोलन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण घटना है कि इसकी स्थापना के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में तेजी आई है। इसीलिए तो इतिहासकारों ने कांग्रेस की स्थापना से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभ माना है। अगर ऐसा नहीं होता तो उससे पहले भी माना जा सकता था, लेकिन तब से क्यों माना है? राष्ट्रीय आंदोलन में जो तेजी आई वो कांग्रेस की स्थापना से ही आई। इससे पहले कोई अखिल भारतीय स्तर की संस्था नहीं थी। अब बात आती है, तो ये हमारे सुरक्षा कवच का सिद्धांत आपको समझ में आ गया कि अंग्रेजों को कांग्रेस के स्थापित करने का क्या उद्देश्य था और उसका प्रभाव क्या पड़ा, यानी कि परिणाम क्या निकला। ये दोनों चीज हमारे सामने पूरी तरह से समझ में आ गई है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि बंबई से पहले यह अधिवेशन पुणे में प्रस्तावित था, लेकिन वहां हैजे की समस्या हो गई, हैजा बीमारी के रूप में फैल गया, तो ये बंबई के अंदर अधिवेशन आयोजित हुआ। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये इस प्रथम अधिवेशन के थे सभापति, और
इस पहले अधिवेशन में जो सदस्य जिन्होंने भाग लिया था वो थे 72 सदस्यों ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अंदर भाग लिया था। आपको मैं बता दूं कि प्रारंभिक चरण के अंदर कांग्रेस के जो सदस्य थे वो कई धनाढ्य वर्ग से थे, धनी वर्ग के लोग थे, शिक्षित वर्ग के लोग थे, तो संख्या कम थी। लेकिन जैसे जैसे अधिवेशन होते गए वैसे वैसे जो संख्या है वो बढ़ती गई। तो यहाँ क्वेश्चंस कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन थे, प्रथम अधिवेशन में सदस्य संख्या कितनी थी। ये तो साथियों फैक्ट का क्वेश्चन हुआ, जो एक आम जनरल क्वेश्चन है जिसके आंसर आसानी से दिया जा सकता है। या कह सकते हो कि इस प्रश्न को सही करके हम ये सोचें कि एग्जाम के अंदर हम आराम से विजयी हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। ये एक सामान्य क्वेश्चन है जो तैयारी करने वाले को और कम तैयारी करने वालों को दोनों को इस प्रश्न का उत्तर पता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चंस अगर हम कंसेप्ट के आधार पर बनाना चाहें तो कैसे क्वेश्चंस बनेगा, तो मैं आपको बताता हूं कि देखो, पहला अधिवेशन कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था 1885 का। इस 1885 के अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों ने क्या मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखी। ये एक कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चंस बनता है कि कौन सी मांगे रखी। तो मैं आपको बताता हूं कि बंबई अधिवेशन के अंदर जो सबसे मुख्य मांग रखी गई थी वो ये थी, केंद्र व प्रांतों की विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। ये मांग ब्रिटिश सरकार के सामने कांग्रेस सदस्यों ने रखी, सभापति व्योमेश चंद्र बनर्जी ने रखी। दूसरी मांग उन्होंने रखी कि भारतीय प्रशासन की जांच हेतु रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए। तीसरी मांग उन्होंने रखी कि जो भारत में सैनिक खर्च ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसमें कटौती की जाए। चौथी मांग रखी कि जो उच्च सरकारी पद हैं उनमें भारतीयों को पर्याप्त रूप से अवसर मिलने चाहिए। तो पहले अधिवेशन में ये 4 मांगे ब्रिटिश सरकार के सामने कांग्रेस के नेताओं ने रखी, जिसमें पहली मांग थी केंद्र और प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार, दूसरी मांग थी भारतीय प्रशासन की जांच हेतु रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए, तीसरी सैनिक खर्च में कटौती की जाए और चौथी उच्च सरकारी पद पर भारतीयों को अवसर प्रदान किए जाए। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंसेप्ट के आधार पर बनता है कि निम्न में से कौन सी मांग रखी गई थी या कौन सी मांग नहीं रखी गई थी। तो ये कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन अच्छा है, वो पूछा जा सकता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं, पहले 4 अधिवेशनों की अध्यक्षता किसने की, इसमें कितने सदस्य थे, तो ये क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। तो ये भी खाका आप थोड़ा सा नोट कर ले, मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, पहला अधिवेशन 1885 में हुआ। कहाँ हुआ? बंबई में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। पहले अधिवेशन में सदस्य संख्या कितनी थी? 72 थी। उसके बाद दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 1886 में हुआ। ये कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नारोजी ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? 434 सदस्यों ने भाग लिया। तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? 1887 में। ये हुआ था मद्रास के अंदर और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें भाग लेने वाले सदस्य संख्या कितने थे? 607।
चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ? 1888 में हुआ। 1888 में ये इलाहाबाद के अंदर हुआ। इलाहाबाद के अंदर ये हुआ था, जॉर्ज यूल की अध्यक्षता के अंदर हुआ था। और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया? 1248 लोगों ने भाग लिया। तो देखो, हर साल कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 72 थे, फिर 434 हुई, फिर 607 हुई, फिर 1248 हुई। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन होता था, और ये वार्षिक अधिवेशन होता था दिसंबर महीने के अंतिम 3 दिनों के अंदर ये अधिवेशन होता था। कई बीच में ऐसे भी वर्ष आए जब विशेष अधिवेशन भी आयोजित किए गए थे, ठीक है। तो पहले 4 अधिवेशनों में ये यहाँ पर हुए, व्योमेश चंद्र इन्होंने अध्यक्षता की और इतने सदस्य संख्या थे। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, मैं आपको ये बताता हूँ कि दादा भाई नौरोजी थे, वो पहले पारसी धर्म के कांग्रेस अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष माने जाते हैं। जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष माने जाते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, या कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, या बदरुद्दीन तैयब जी को किस अधिवेशन के अंदर है वो अध्यक्ष चुना गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, या सुमेलित करने के हिसाब से आपको पूछ सकते हैं कि बताइए किस व्यक्ति ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये 4 अधिवेशन इस तरह से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हमें सारे अधिवेशनों के बारे में जानना इतना अधिक जरूरी नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों में कौन कौन से निर्णय लिए गए उनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले 4 अधिवेशनों के बारे में हमने डिटेल से पूरी तरह से जान लिया, कितने लोगों ने भाग लिया था, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, पहले अधिवेशन के क्या लक्ष्य रखे गए, ठीक है ना, क्या मांग रखी गई, भारत में कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, इसका क्या परिणाम निकला, स्थापित करने का क्या उद्देश्य था, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। अब हम उन अधिवेशनों के बारे में चर्चा करेंगे जो कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित हुए और उस अधिवेशनों में क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय हुए। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हर वर्ष कांग्रेस का दिसंबर माह के अंतिम 3 दिनों में अधिवेशन आयोजित किया जाता था। दिसंबर माह के अंतिम 3 दिन के अंदर एक कांग्रेस का अधिवेशन है वो आयोजित किया जाता था हर वर्ष। तो महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखो, आपको मैं बताना चाहता हूं कि 1887 का कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था मद्रास के अंदर। इस मद्रास अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। तो यहाँ एक प्रश्न तो अपना यह बन जाता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बन जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये हमारा एक यहाँ पर प्रश्न तैयार हो गया। ये अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्ष की थी, प्रथम कह सकते हो। दूसरी बात ये है कि इस अधिवेशन के अंदर सर्वप्रथम तमिल भाषा का प्रयोग किया गया, यानी कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के अधिवेशन में ये पहला अधिवेशन है जिसमें तमिल भाषा का प्रयोग किया गया। तो एक तो बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता के कारण और एक तमिल भाषा के प्रयोग के कारण जो है ये अधिवेशन है वो महत्वपूर्ण माना जाता है, 1887 का अधिवेशन। उसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिवेशन माना जाता है वो माना जाता है 1888 का। 1888 का जो अधिवेशन है वो आयोजित किया गया था कहाँ पर? इलाहाबाद के अंदर वो अधिवेशन आयोजित किया गया था।
और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे जॉर्ज यूल अध्यक्ष थे। तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, इसलिए भी इस अधिवेशन को महत्वपूर्ण माना जाता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें प्रथम अंग्रेज ने अध्यक्षता की, तो इस हिसाब से वो अधिवेशन महत्वपूर्ण माना जाता है। 1888 के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन कांग्रेस का माना जाता है वो माना जाता है 1891 का। देखो, ये कांग्रेस अधिवेशन जो आयोजित किया गया था वो आयोजित किया गया था नागपुर में। नागपुर के अंदर इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करने वाले थे वो थे आनंद चार्लू ने इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो इसके अंदर कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, यानी कि कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द 1891 के नागपुर अधिवेशन में जोड़ा गया था, जिसकी अध्यक्षता आनंद चार्लू ने की थी। तो इसलिए इस अधिवेशन को महत्वपूर्ण माना जाता है कि कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द जो जुड़ा है वो 1891 के कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जुड़ा है, इसलिए इस अधिवेशन को महत्वपूर्ण माना जाता है। अब 1891 के अधिवेशन के बाद जो अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन आता है वो आता है 1896। 1896 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता के अंदर ये अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करने वाले थे वो थे रहीमतुल्ला सयानी थे, वो इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब ये अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों है? देखो, ये अधिवेशन महत्वपूर्ण इसलिए है, पहले नंबर तो इस अधिवेशन के अंदर वंदे मातरम गाया गया, ठीक है, वंदे मातरम का गायन किया गया, इसलिए इस अधिवेशन को महत्वपूर्ण मानते हैं। और दूसरा कारण जो इसका है वो ये है कि जो दादा भाई नारोजी है उन्होंने एक थ्योरी धन निष्कासन का सिद्धांत है वो इस अधिवेशन के अंदर रखा था, धन निष्कासन का सिद्धांत रखा। अब बात आती है वंदे मातरम की। तो देखो, वंदे मातरम आप सभी को पता है कि ये भारत का राष्ट्रीय गीत है और आपको ये भी पता है कि इस वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में जो स्वीकार किया गया था वो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। 24 जनवरी 1950 को भारत के संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इस अंतिम बैठक के अंदर वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में संवैधानिक रूप से मान्यता मिली थी। अब हमारे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि राष्ट्रीय गीत के रूप में तो इसे मान्यता मिल गई, लेकिन इसका रचयिता कौन था? तो इसका रचयिता जो था वो था बंकिम चंद्र चटर्जी को वंदे मातरम का रचयिता माना जाता है और बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम को लिया था आनंद मठ उपन्यास से। तो देखो कितने क्वेश्चंस हमारे जो है वो कंप्लीटली तैयार होते हैं। पहला, वंदे मातरम सार्वजनिक रूप से कब गाया गया? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। वंदे मातरम को संवैधानिक मान्यता कब मिली? 24 जनवरी 1950 को मिली। तो इसलिए ये अधिवेशन अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो धन निष्कासन का सिद्धांत। एक्चुअल में इस अधिवेशन के अंदर जो दादा भाई नारोजी थे, जिनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के पितामह कहा जाता है और भारत के वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, ये भारत में उदारवादी नेताओं में सबसे वरिष्ठ और सबसे सम्मानित व्यक्तित्व के धनी थे, जिन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के जो सभी नेता हैं वो बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे और सम्मान की दृष्टि से इनकी बातों का फॉलो करते थे। तो इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी प्रॉपर्टी रूल्स ऑन ब्रिटिश इंडिया, जिसमें उन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से बताया था। तो ज़्यादा डिटेल में तो हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में धन निष्कासन का सिद्धांत यह है कि भारत जो था वो ब्रिटिश उपनिवेश था।
तो यह कह सकते हो ब्रिटिश विनिवेश का मतलब कि भारत ब्रिटिश सरकार को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला एक देश था। तो भारत का जो कच्चा माल है वो ब्रिटेन जाता था और ब्रिटेन में उसमें औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। तो औद्योगिक क्रांति में उस कच्चे माल से जो वस्तुएं बनती, उन वस्तुओं को बिकने के लिए बाजार चाहिए। तो ब्रिटिश सरकार इस कच्चे माल को सस्ते दामों पर खरीदती थी, तो भारतीयों को नुकसान होता था। उसके बाद जो ब्रिटेन में उस कच्चे माल की वस्तुएं बनती थी, उसको बिकने के लिए बाजार चाहिए, तो वो वस्तुएं भारत में बिकने के लिए आती थी, लेकिन दाम बढ़कर आती थी। अब भारत की जनता जब उन वस्तुओं को खरीदती थी तो उन्हें अधिक पैसे देने पड़ते थे। तो इस तरह जब भारत के लोगों ने उन वस्तुओं को खरीदना शुरू किया तो भारत का पैसा ब्रिटेन जाने लगा। तो किस तरह भारत का पैसा ब्रिटेन गया, किस तरह भारत में प्रति व्यक्ति की आय के अंदर कमी आई, किस तरह इस धन निष्कासन के कारण भारत के जो परंपरागत उद्योग है वो समाप्त हो गए, इन सभी के बारे में धन निष्कासन की जो थ्योरी है वो इस अधिवेशन के अंदर दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखी गई थी। तो इन दो कारणों से 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद जो मुख्य कांग्रेस अधिवेशन आता है वो आता है 1906 कलकत्ता अधिवेशन। साथियों 1906 के अंदर जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। यहां मैं एक घटना आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि 1905 से पहले कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादी विचारधारा के लोग कर रहे थे, और जैसे ही बंगाल विभाजन हुआ 1905 में तो विचारधारा चेंज हो गई और अब कांग्रेस का नेतृत्व उग्रवादी विचारधारा के नेताओं ने करना शुरू कर दिया। ठीक है, उग्रवादी विचारधारा के नेताओं ने करना शुरू कर दिया। तो यहाँ क्या होता है, 1906 का जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें उदारवादी विचारधारा के लोग चाहते थे कि इस अधिवेशन का जो नेतृत्व है वो गोपाल कृष्ण गोखले करे, और उग्रवादी विचारधारा वाले ये चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक करे। तो दोनों में जब कह सकते हो कि एक तरह से विवाद होने लगा, तो दादा भाई नौरोजी बीच में आए, तो सर्वसम्मति से दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बना दिया गया और उग्रवादी इस बात पर राजी हो गए। तो इस तरह 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता वो दादा भाई नौरोजी ने की। लेकिन ये अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया। अब यहां क्वेश्चंस बनता है, एक फैक्ट का बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनता है। वो क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत में सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अगर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है तो इसका उत्तर आता है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया भारत में, और राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले स्वराज्य शब्द का जो प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे वो थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। लेकिन उनका जो स्वराज्य था वो संवैधानिक तरीकों से प्राप्त किया जाने वाला स्वराज्य था। संवैधानिक तरीके मैंने आपको बताया कि वो सरकार के सामने अपनी बातों को रिटर्न में रखेंगे, प्रस्ताव के द्वारा पेश करेंगे, साहित्य के समाचार पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, और उनको विश्वास है कि ब्रिटिश सरकार जो है उनकी बात के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देगी। यानी कि ये संवैधानिक तरीकों से स्वराज्य को प्राप्त करना चाहते थे। तो इस तरह से 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन है वो भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब बात आती है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के बाद जो अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन था वो कौन सा था? तो देखो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के बाद जो अगला अधिवेशन आता है वो आता है 1907 का। 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया था ये सूरत में आयोजित किया गया था। सूरत में आयोजित किया गया था, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करने वाले हैं वो हैं रास बिहारी घोष। यहाँ में आपको एक प्रश्न आता है कई बार कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की?
तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का जो सबसे पहले कंसेप्ट आया था वो तो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, लेकिन आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं उनका नाम है रास बिहारी बोस, जबकि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले हैं रास बिहारी घोष। तो बोस और घोष हालांकि दोनों बंगाल से ही हैं, लेकिन ब और घ का अंतर है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। हो सकता है ये दोनों ऑप्शन आपके सामने आ जाए, तो आप इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ रास बिहारी घोष है और रास बिहारी बोस, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति के दो नाम नहीं हैं। तो रास बिहारी घोष ने इस आंदोलन की इस कांग्रेस अधिवेशन का जो है वो अध्यक्षता की थी। अब ये अधिवेशन महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस जो दो विचारधाराओं के अंदर बंट गया, एक तो उदारवादी विचारधारा और दूसरी उग्रवादी विचारधारा। यहाँ हम कह सकते हैं नरम दल, या कह सकते हो नरमपंथी, यहाँ कह सकते हो आप गरम दल या गरमपंथी। ये दो विचारधाराएं कांग्रेस में बंट गई, यानी कि कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था वो सूरत अधिवेशन के अंदर हुआ था। और विभाजन का कारण क्या था? अध्यक्ष पद का विवाद, कि अध्यक्ष गरम दल का बनेगा या नरम दल का बनेगा। इस पद को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद को लेकर कांग्रेस के दोनों विचारधाराओं के अंदर जो है वो कंप्लीटली कह सकते हो कि अलग अलग दोनों विभाजन हो गया। तो कांग्रेस का विभाजन हो गया, इसलिए इस अधिवेशन को जो है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। अब 1907 का सूरत अधिवेशन पूरा हुआ, तो उसके बाद अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन सा आता है, तो हम उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो देखिए 1907 के बाद जो महत्वपूर्ण अधिवेशन कांग्रेस का आता है वो आता है 1911 का। 1911 का जो अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता के अंदर हुआ। तो यहाँ आपके प्रश्न ये भी बन रहा होगा कि कलकत्ता का काफ़ी जिक्र आ रहा है। अगर हम 1896 की बात करें, जब वंदे मातरम गाया गया था तो कलकत्ता में हुआ था, और स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है तो वो 1906 के कलकत्ता में हुआ, और अब दोबारा 1911 में कलकत्ता अधिवेशन। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक जो कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन हुए थे वो बंगाल में आयोजित हुए थे। अब यहाँ प्रश्न यह बनता है कि भाई बंगाल में क्यों हुए, जबकि कांग्रेस तो पूरे अखिल भारतीय स्तर का नेतृत्व करने वाली संस्था थी। तो इसका उत्तर यह बनता है कि उस समय भारत का जो सबसे बड़ा प्रांत था वो बंगाल था, और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का जो जनक था, जहाँ से राष्ट्रीय आंदोलन की मॉनिटरिंग हो रही थी, वो बंगाल था, और जो ज्यादातर लोग जुड़े हुए थे वो बंगाल से थे। कांग्रेस के सर्वाधिक सदस्य थे वो बंगाल से थे, इसलिए बंगाल से जो है वो अधिवेशन हुआ था। तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो करने वाले थे वो थे बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर ने इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों है, ये अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अधिवेशन के अंदर जो है वो जन गण मन जो है भारत का राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान, ये राष्ट्रीय गान सामूहिक रूप से जो गाया गया था वो कलकत्ता के अंदर गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इस जन गण मन की रचयिता या कह सकते हो इसकी रचना करने वाले कौन थे, तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन की जो है वो रचना की थी। अब बात आती है कि जैसे वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के रूप में कब संवैधानिक मान्यता मिली, कब मिली, तो उसका हमने बताया था 24 जनवरी 1950 को इसको संवैधानिक मान्यता मिली। तो वैसे ही राष्ट्रीय गान को भी संवैधानिक मान्यता है, राष्ट्रीय गान को भी संवैधानिक मान्यता है। वो 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई उसी दिन मिली थी। हम ये कह सकते हैं, देखो 24 जनवरी 1950 की जो संविधान सभा की अंतिम बैठक है
उसमें वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता मिली, संवैधानिक राष्ट्रीय गान के रूप में जन गण मन को मिली, और भारत के जो पहले राष्ट्रपति है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति तीनों को जो संवैधानिक रूप से ऑथेंटिकता है वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक के दौरान ही मिली थी। तो सबसे पहली बार जन गण मन गाया गया था सामूहिक रूप से, इसलिए इस अधिवेशन को माना जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार आया है कि जन गण मन किस कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जो है वो गाया गया था। इससे पहले हमने बताया था कि कांग्रेस का विभाजन कौन से अधिवेशन के अंदर हुआ था, या स्वराज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, या वंदे मातरम का रचयिता कौन था। तो इस तरह के फैक्ट के जो कई क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इस फैक्ट को कंसेप्ट में कैसे कर सकते हैं। तो फैक्ट में कंसेप्ट करके आपसे ये पूछ सकते हैं कि 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, उधर एरो लगा के कहते हैं स्वराज्य शब्द का प्रयोग, 1907 का सूरत अधिवेशन यहाँ कर दे कि वंदे मातरम। तो इस तरह आपको एरो मिलाकर करने के लिए कह सकता है कि किस अधिवेशन से किसका आपस में संबंध है। इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला कौन था और उस अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। ये दो चीज अगर आपको पता होगी तो अब आप एरो वाले प्रश्नों को है वो बहुत अच्छी तरह से, बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो साथियों, आज हमारा जो पहला वीडियो हुआ उस पहले वीडियो के अंदर हमने राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि की चर्चा की, जिसमें हमने राष्ट्रीय आंदोलन को कितने काल में बांटा गया है उसके बारे में आपको बताया। इसके अलावा कांग्रेस से हमने शुरुआत की। आज के वीडियो में हमने कांग्रेस के बारे में आपको बताया और कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में बताया। अब हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम 1911 के बाद जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको इस क्लास को पढ़ते हुए काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपके काफ़ी जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्यूशन करने का मैंने प्रयास किया है, कई कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चंस भी बनाने का प्रयास किया है। बाकी मैं ये प्रयास करूँगा कि और अच्छे से अच्छा है वो आपको बताया जाए, ताकि किसी भी स्तर की एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहो और हम जो क्लास में पढ़ते हैं उसी में से पेपर में से क्वेश्चंस आए। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।